दिल के अरमा आंसुओं में बह गए भाई साहब, बह गए, आपके भी और मेरे भी, हम सबके बह गए, क्योंकि मतलब इस टीम ने हमें वो ख्वाब लेने की, ख्वाब देखने की वो इजाजत तो दी थी, पर जब 63 पर 8 आउट हो गए, पूरे एक ही सेशन पूरी टीम सिमट गई, 3.5 दिन में मैच खत्म हो गया, तो वो जो तीसरे दिन लड़ाई देखी थी उसको फॉलो अप नहीं कर पाए चौथे दिन, और 1-1 की बराबरी पे खड़ी है श्रृंखला। जी हाँ, ओली रॉबिन्सन मैन ऑफ द मैच बन गए और रूट के रन्स बन चुके हैं, पुजारा ओवरनाइट आउट हो जाते हैं, ऑफकोर्स कोहली अर्धशतक बनाते हैं, पर आर देयर प्रॉब्लम्स? ऑफकोर्स देयर आर, बट आर देयर पॉजिटिव? ऑफकोर्स दे आर। उनके सबके बारे में बात करते हैं बात, और स्टीव हार्मिसन आए थे और जिमी एंडरसन के बारे में हम बात कर रहे थे। जिमी द लेजेंड ऑफ जिमी एंडरसन, उसकी थोड़ी मैं आपसे क्लिप्स शेयर करता हूं। मेरा आज का ट्रिविया यह है कि वो कौन से आखिरी खिलाड़ी थे बिफोर डेवन कॉनवे। नाउ लिसन टू दिस प्रॉपर्ली, वो आखिरी खिलाड़ी कौन से थे बिफोर डेवन कॉनवे जिनका टेस्ट मैच के डेब्यू पर दोहरा शतक था मेरे यार, डबल सेंचुरी। डू यू नो हिम? हैशटैग आकाशवाणी। और इस पर ये थोड़ी सी सैड हो गई कहानी यार, क्योंकि ना मैंने बड़े मतलब दिल से मतलब ख्वाब वो आस लगाई थी कि आज कुछ खास होगा, मतलब इस दिन तो कुछ खास होने वाला है, पर हुआ नहीं यार। आई मीन चौथा दिन था और नई गेंद थी, और यहाँ ना मुझे वो नासिर हुसैन साहब के ना वो शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहे हैं। कोलकाता की सब बात कर रहे थे, कमबैक की बात कर रहे थे। इट वाज कुड हैव लाइक अ जाइगैंटिक काइंड ऑफ कमबैक की आप 78 ऑल आउट हो जाता, उसके बाद भी आप जीतने की वो जरूरत, वो जीतने की सोच भी रख सकते हो, मतलब उसकी भी जरूरत कर सकते हो ये, लेकिन कर रहे थे हम तो सोच रहे थे कि दो आप 140 रन पीछे हैं, 8 विकेट हाथ में, थोड़ा सा भी ठीक खेले, 120-25 आगे चले गए, तो इस टीम को तो 50 ओवर में आउट किया हमने यार। तो वो वाली सोच आनी तो शुरू हुई थी, पर उन्होंने कहा देखो ऐसा है, ये हेडिंग भी है, ये सेकंड न्यू बॉल है, ये कोलकाता नहीं है तुम्हारा जहाँ पे सेकंड न्यू बॉल से कुछ नहीं होगा, यहाँ सेकंड न्यू बॉल हरकत करती है। हमने कहा चलो कोई नहीं, लेट्स देखते हैं कि अगर गेंद हरकत करती है तो भैया हमारे पास 2 खिलाड़ी हैं, और जब वो रन बनाते हैं तो फिर इंडियन क्रिकेट की बरकत होती है। तो एनीहाउ शुरुआत होती है, पुजारा आउट हो जाते हैं, एक भी रन ऐड नहीं करते हैं, 91 के स्कोर पर ही आउट हो जाते हैं। ओली रॉबिन्सन की बॉल को वो जाने देते हैं, अंपायर नॉट आउट देता है, पर आउट करा। इस वाले मैच में ना अंपायरिंग थोड़ी 50-50 रही है, आई टेल यू व्हाट। उधर से कोहली खेल रहे हैं, कोहली अगेंस्ट एक अपील होती है, कोहली को आउट करार दिया जाता है, पर फिर अपील और डीआरएस नॉट आउट। आई मीन इट वाज जस्ट लाइक दैट, पर कोहली फिर आउट होते हैं, अर्धशतक जरूर बनाते हैं, पर ओली रॉबिन्सन का शिकार बनते हैं और एक ही तरीके से एक बार फिर आउट हो जाते हैं। इट्स अ वेरी आइडेंटिकल वे ऑफ गेटिंग आउट कि बाहर किनारा बाहरी किनारा नाउ 5 टाइम्स इन अ रो, तो एक ही तरीके से आउट है। हालांकि चलिए एक अर्धशतक बन गया, विच इज अ गुड थिंग, पुजारा के रन बन गए, दैट इज ऑल्सो गुड थिंग, पर दोनों शुरुआत में आउट हो गए, वेरी बैड थिंग। अब उसके बाद क्या है जी, उसके बाद अज्जू आते हैं, अज्जू जाते हैं, वो विकेट मिल जाती है जिमी एंडरसन को, और उसके बाद तो देखिए कोई मौका था नहीं, क्योंकि ऋषभ पंत, आई थिंक दैट इज वन एरिया विच इज ऑफ स्लाइट कंसर्न। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जो 5 गेंदबाज खिलाते हैं, आप ऋषभ को 6 पे खिलाते हैं, तो इस फुल टेम्पलेट का जो सबसे इंपॉर्टेंट पीस है वो है ऋषभ पंत। पंत अच्छा करेंगे, पंत रन बनाएंगे, पंत आपको एंड तक बैटिंग करेंगे एंड ऑल ऑफ दैट, पर पंत कर नहीं पा रहे हैं। पंत के खेलने का अंदाज, वो आती सपोर्ट करते हैं। 5 गेंदें खेली, मतलब टीम, आप 3.5 दिन का मैच भी नहीं हुआ है, आप फंसे हुए हैं, टीम ऑल आउट हो रही है, और आप दूसरी नई गेंद से चल के खेल रहे हैं, तो क्यों इसलिए खेल रहे हैं? क्या आपको अपने डिफेंस पे पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर दिस इज अ स्ट्रैटेजी दैट यू गोइंग टू फॉलो टिल द हिल्ड, की जब तक आप पूरी तरह से आउट नहीं हो जाते? इट्स अ स्ट्रेंज वन। तो ऋषभ पंत को ढूंढना पड़ेगा भैया, क्योंकि जब आप ऐसे खेलते हैं ना तो रन बनाते तो तालियां, लेकिन जब आप आउट हो जाते हैं तो फिर थोड़ी सी कई बार वो गालियां, तो ये होता है, दिस इज हाउ इट इज। पर मोर इम्पोर्टेंटली ऋषभ की जो अच्छी पारियां आई हैं वो इस तरीके से खेलते हुए नहीं आई हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट, वो ऐसा नहीं है कि जो गावा में रन बनाए थे, जो सिडनी में रन बनाए थे, इसी तरीके से कूद के खेल के बनाए थे, बहुत मेच्योर पारियां थी। सो दैट इज समथिंग दैट इज मिसिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम, एंड दैट इज व्हाट आई रियली होप कि वो बदल जाए। इंग्लैंड की तारीफ है भैया, क्योंकि लॉर्ड्स में सब कह रहे थे हाउ डिड यू डू दैट, नाउ दे सेइंग वाओ व्हाट अ टीम। तो 9 दिन के अंदर 3 बदलाव, 9 दिन और एक टेस्ट मैच इन, दैट्स व्हाट दिस टीम हैज डन। और अब यहां से जब जाएंगे ओवल की तरफ, मुझे लगता है बड़ा इंटरेस्टिंग अब ये श्रृंखला हो गई है, क्योंकि इसमें ना रोमांच ना 2 गुना 3 गुना बढ़ गया। अब कोई नहीं कह सकता कि इंडिया फेवरेट है, अब कोई ये नहीं कह सकता कि भैया इंग्लैंड जो है या तो यहां से कंप्लीटली जीत जाएगी, या फिर ये अंडरडॉग्स हैं, कुछ नहीं है, बराबरी पे एक दूसरे का जो कद है, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं बॉस। सो विल बी इंटरेस्टिंग हाउ इट पैन्स आउट फ्रॉम हियर। पर इंडिया बिसाइड से ईशांत शर्मा, आई डोंट थिंक दे विल बी लुकिंग टू मेक टू मेनी चेंजेस, दैट्स आल्सो ट्रू। बट आज के लिए इतना ही है। जरा स्टीव हार्मिसन साहब के पास चलते हैं, क्योंकि वो थे, साथ में थे इरफान पठान, और हम बात कर रहे थे जिमी एंडरसन के बारे में। That was about 2 years ago, and I couldn't believe, I was in Barbados. Jimmy Anderson, day before a game, is doing sprints like you'd not believe. He's running up and down the field, and I'm going, wow. And Jimmy was about 37 at the time,
And I remember having a conversation with Jimmy saying, "What are you doing? Yeah, surely you've just got to be putting your boots up. You've not got long left, mate. You can't just keep sprinting like that and then expecting to bowl 25 overs." And he said, "If I don't do this, I won't be able to bowl the 25 overs." So I think his run-ups nice and rhythmical. He's got a great action at the crease, which works for him. And he's not had too many major injuries. And I think at the minute, when you look at him, he's 39-year-old. He's one injury away from being retired, like a proper injury. So, and he loves the game. Jimmy loves the game. He loves the battle. He loves being out there. He loves Virat Kohli at the other end, because that's what gets him going. You look at the numbers, and every number you're going to see with somebody who's got so many wickets like Jimmy, it stacks up because of how long he's played, and his ability to just put pressure on batsmen and their technique, for me, is what makes him great. And I think when you mentioned there, Akash, about the shorter format, he's not played shorter format cricket, which for a number of years. And when Jimmy was around in the early part of his career, he was more thought of as a one-day bowler, as a test bowler. But I think what Jimmy's done, he challenges the batsman's technique. And if there's a batsman who's got any weakness in their technique, he's the best I've ever seen at exploiting it. And what I mean by that is he moves batsmen around the crease. Just subtle variations. So he doesn't jump wide of the crease. He marginally goes a little bit wider and a little bit wider and a little bit wider. And what he tries to get the batsman to do is just fall over a little bit. Maybe get onto off stump as opposed to from middling off, where the impact of defending the ball. And what he does then is, if there's any weakness in the technique, and what I mean by the weakness of the technique is the shorter format game, for me, at the top order batsmen are nowhere near as good defensively as what they used to be probably 15 years ago. And I think what you tend to see now is there's a gap between bat and pad, and Jimmy, more often than not, he bowls to a plan to then go for the kill. And you can do that in England because the ball does move a lot more for a lot longer. Fair. And I think that's what makes him so good. One thing I will say is he was skillful from the very, very first moment that he came in, baby-faced, and just joking with Parthiv Patel about how young he was when he came into the England group, making his debut at Lords. And Jimmy had everything. He could bowl quickly. He could bowl a bouncer. He could bowl a Yorker. He had great slow ball change up, especially when he played one-day cricket, in swing, out swing. The problem Jimmy had when he first came on the scene was he wanted to bowl them all in one over. And I think once he sort of slowed down a little bit, and it probably wasn't until I got dropped in 2007 or 2008 in New Zealand. Broad and Anderson came in for Hogarth and Harmison. And then all of a sudden, Jimmy and Stuart Broad developed this partnership, and they developed a bowling unit between the two of them that worked for the next 10, 12 years. And that was, not going for many runs, putting relentless pressure on batsmen because of the Duke ball in England. You can do that. And between the two of them, they forged a fantastic partnership. And Jimmy hasn't missed many matches. He's got quite an economical run-up, great wrist position. And I even look now, and I don't know about anybody else, but when I see 165 test matches as a fast bowler, my bones just shudder just thinking about it, because it's a ridiculous number. So, no, his longevity's been brilliant. And when you talk about greatness, I think he might be the last one that we talk about in the great terms, especially when fast bowlers and numbers are concerned in Test match cricket. If you look at the other numbers, other names, Glenn McGrath had a partner. Majority of the time, Brett Lee, Gillespie, those sort of guys working in tandem. Courtney Walsh, Courtney Ambrose. Were their partners as well. Dale Steyn had Mokel with him as well. Kapil Pachi was regularly the exception because he didn't have that one regular partner all the time going around. Later stage, he definitely found. But majority of the bowlers, if you look at Wasim and Waqar used to work in tandem also. And because when you have pressure from the other end as well, you always bowling against the newer batsmen. And it's always better to bowl against newer batsmen than the set batsmen. So if you are the only one who's taking wickets, and wickets is not coming from the other end, I think these numbers still would be great, still would be very, very, very good.
but I think that does affect that having 629 wickets. You need to have a partner on the other hand. It's very similar to batsmen. When they have a partnership, you need the batsman to understand when to run, like Virendra Sehwag and Gautam Gambhir used to do it, tap and run. You need to have that understanding as well, where you can rotate the strike. If a batsman is struggling for a particular bowler, you don't need to give him strike. Those sort of understanding batsmen have, similar understanding bowlers have as well. Some might actually get in trouble in the outswing, some in swing. But guy like Jimmy Anderson, absolute goal to have in your team. He can do both, but you still need a partner. है ना मजेदार बात। GOAT ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जिमी एंडरसन। अब उनको क्या खास बात बनाती है वो हमने आपको शेयर कर ही दिया। आपने वॉच अलॉन्ग देखा करो यार, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। पर जो मैंने आपसे सवाल पूछा था डेवन कॉनवे से पहले कौन से थे वो आखिरी बल्लेबाज जिन्होंने डेब्यू पे दोहरा शतक जड़ा था, नाम है काइल मेयर्स। ये काइल मेयर्स 210 नॉट आउट चौथी इनिंग में चेज करते हुए 210 बनाए थे और मैच जीता था बांग्लादेश के खिलाफ। अवे टेस्ट मैच। नाउ दिस इज इनक्रेडिबल। ऑफ कोर्स डेवन कॉनवे एट लॉर्ड्स, तो उनका भी अवे टेस्ट था, इनका भी अवे टेस्ट था, पर डेब्यू की चौथी पारी में 210 बना के मैच जिताना, ये बेटा काइल मेयर्स। क्या आपको नाम याद था? ये नहीं था तो फिर देखा करो ना आकाशवाणी। वी ऑल टॉक अबाउट फैंटास्टिक थिंग्स। तो अभी के लिए इतना ही है, कल फिर मिलेंगे। कमेंट करना है, सेक्शन को भर देना है, अपने प्रोफाइल पेज को पिन करना है, दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर करना है और लोगों को बताना है यार कि हैशटैग आकाशवाणी अभी से शुरू हो रही है, फिर IPL भी है, वर्ल्ड कप भी है, इस फैमिली का बन जाइए हिस्सा। थैंक यू सो मच। जाते जाते आपके शॉट्स मेरी आकाशवाणी। ये जनाब, अरे भाई साहब ये एक बार दोबारा दिखाइए। आप किया कैसे आपने ये? ओ वाओ वाओ, चैलेंज है बॉस, कोई करके दिखा दे।